नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कर्नाटक से एम फैक्टर को पक्का करने का फॉर्मूला निकाला गया। कांग्रेस इसका पूरा श्रेय लेना चाहती है, लेकिन क्या क्षेत्रीय छत्रप इसके लिए तैयार होंगे? 24 में मोदी विरोधी क्या करने वाले हैं? देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से लेकर 30% तक है। वहां 24 में क्या होगा? क्या मोदी विरोधियों को ध्रुवीकरण में फायदा नजर आने लगा है? क्या मोदी को हराने के लिए पहले स्टेट बाय स्टेट और 24 में नेशनल लेवल पर पोलराइजेशन की स्ट्रेटेजी बन रही है? हर सीट पर हिंदू मुस्लिम वोटों की गिनती हो रही है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। सिद्धारमैया सीएम मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। कर्नाटक की जीत का कांग्रेस का अपना एनालिसिस है। बीजेपी अपनी हार की अलग समीक्षा कर रही है। जेडीएस क्यों चुनाव में बहुत पीछे रह गई, कुमारस्वामी उस पर जरूर मंथन कर रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस की जीत के पीछे वादों और नारों के अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वो है मुस्लिम वोट। कर्नाटक में करीब 13% मुस्लिम है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के चुनाव में कर्नाटक के मुस्लिमों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट किया। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस को करीब 70% मुस्लिमों ने वोट दिया, तो वहीं बीजेपी को 10% वोट मिला। कर्नाटक में कांग्रेस का शपथ हुआ तो महाराष्ट्र से अरशद मदनी दावा कर रहे हैं कि बजरंग दल को बैन की बात कांग्रेस के लिए संजीवनी बनी। और अक्सरियत और अकलियत भी और मुल्क की सूरत हाल भी सबके सामने है। फिरका परस्ती के खिलाफ कांग्रेस की लचकदार पॉलिसी ने, हम कहते हैं कांग्रेस की वो पॉलिसी लचकदार थी। आज की जो पॉलिसी है कि बरमला कांग्रेस कह रही है कि हम अगर इख्तियार में आएंगे तो बजरंग दल पर पाबंदी लगा। अगर ये पॉलिसी उस वक्त इख्तियार कर ली होती, मुल्क बर्बाद ना होता। इस लचकदार पॉलिसी ने कांग्रेस को भीख मांगने के ऊपर मजबूर कर दिया। अब कर्नाटक में मिली जीत का यही गुरु मंत्र कांग्रेस बाकी राज्यों में देना चाहती है। एम समीकरण यानी मुस्लिमों के वोट के जरिए 24 में मोदी की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में 13% मुस्लिम है। पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम है। बिहार में करीब 16.87% मुस्लिमों की आबादी है। केरल में 26.56% मुस्लिम आबादी है। महाराष्ट्र में 11.24% मुस्लिम है। असम में 34.22% मुस्लिम है। जम्मू कश्मीर में 68.31% मुस्लिम आबादी है। तेलंगाना में 12% मुस्लिम है। राजस्थान में 9% मुस्लिम है। झारखंड में 14.53% मुस्लिम है। दिल्ली में 12.78% मुस्लिम है। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में 10% से लेकर 68% तक मुस्लिम आबादी है। 12 में से 3 राज्यों में बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जबकि 8 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है।
जम्मू कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। अब सवाल यही है कि क्या जैसा नजारा 23 में कर्नाटक में दिखा, कांग्रेस ने राज्य की सत्ता बीजेपी से छीन ली, कर्नाटक में मोदी विरोधियों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या 24 के लोकसभा चुनाव में भी यही होगा? क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 543 सीटों में से 92 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। मतलब 24 के चुनाव में ये सीटें निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोटों की गोलबंदी करने में जुटी हैं। कर्नाटक के नतीजों से बेहद उत्साहित भी हैं। सबसे पहले मुस्लिम बाहुल्य सीटों का समीकरण क्या है? कितनी सीटों पर मुस्लिम डायरेक्ट प्रभाव करते हैं? मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा की कुल 92 सीटें हैं, जिनमें से 16 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं, 11 सीटों पर 41 से 50% मुस्लिम हैं, 24 सीटों पर 31 से 40% मुस्लिम, 41 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम हैं। कांग्रेस सहित सारे मोदी विरोधी इन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एका की बात कर रहे हैं, कर्नाटक को झांकी बता रहे हैं, 24 में क्या होगा उसकी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन 24 से पहले मोदी का कैसा प्रदर्शन इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रहा है, पहले उसे देख लीजिए। 2014 में एनडीए को मुस्लिम बाहुल्य 92 सीटों में से 41 पर जीत हासिल हुई थी। 2019 में एनडीए को मुस्लिम बाहुल्य 92 सीटों में से 45 पर जीत हासिल हुई थी, मतलब 4 सीटें अधिक जीता एनडीए। पिछले 2 चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पीएम मोदी और उनकी समर्थक पार्टियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। लेकिन 24 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिंदी भाषी बेल्ट के बिहार में है, जहां नीतीश कुमार अब मोदी के साथ नहीं बल्कि तेजस्वी के साथ हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 16.87% है। बिहार में लोकसभा की 4 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। बिहार में नीतीश और तेजस्वी एक साथ हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोट नीतीश और तेजस्वी के साथ इंटैक्ट है। कांग्रेस भी नीतीश और तेजस्वी के साथ ही है। बिहार में बीजेपी के लिए 24 में बड़ी चुनौती है। दावे के साथ कहनी चाहिए हम सबके वोट को लेने के लिए हम तरह हिंदुओं के वोट के ऊपर नहीं हुकूमत करेंगे, ये बात आनी चाहिए। बीजेपी को वोट देगा। ये दूसरी बात, अगर बीजेपी का तर्ज अमल ये होगा जो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान वोट देगा बीजेपी को। अगर बीजेपी स्टेज के ऊपर आके ये कहेगी कि हम सिर्फ हिंदू के वोट पर सियासत नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी उखुवत व हमदर्दी भाईचारगी की जो तारीख है वो जिंदा रहे नहीं बल्कि ताकतवर हो, हमें सबके वोट की ज़रूरत है, हम सिर्फ हिंदू के वोट के ऊपर सियासत नहीं करते। देखिए मुसलमान वोट जाता है नहीं जाता है। और दूसरी पार्टियां फिर क्या करेगी? ये करेंगे, वो जाने अपना क्या करेंगे। बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? सवाल पैदा होता है जब आपका नारा है सबका साथ सबका भी, आप क्यों नहीं इलेक्शन के अंदर मुसलमान से क्रिश्चियन से वोट क्यों नहीं मांगते? आप कहिए कि हम एक वोट के ऊपर सियासत नहीं करेंगे। इस नजरिए को लेके आइए, देखिए मुसलमान आपके साथ जाता है नहीं जाता है। 24 में मोदी और बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है। बीजेपी ने 14 और 19 में शानदार प्रदर्शन भी किया था। यही उम्मीद 24 में भी है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। मुस्लिम वोटर्स करीब 20% हैं। यूपी में 23 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक होते हैं। मोदी की भी नजर इन्हीं सीटों पर है। फिर से 14 और 19 वाला प्रदर्शन दोहराने की कोशिश है। बीजेपी के लिए यूपी में मुस्लिम सीटों का समीकरण बिहार की अपेक्षा थोड़ा सरल है। अभी के जो हालात हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों अलग अलग चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोटों के यही 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं, लिहाजा यहां मुस्लिम वोटों का बिखराव मुमकिन है। यूपी में 24 में क्या होगा, इसका ट्रेलर कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में ही दिखाई दे गया। कांग्रेस की जो गैस लिस्ट थी उसमें ना अखिलेश को न्योता था, ना मायावती को, केवल जयंत चौधरी को बुलाया गया था। बीजेपी की बहुत बड़ी गलती यह है कि उसने जुनूब और शिमाल को ये समझा कि जहन एक है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी मुसलमान की मुखालफत के अंदर। लेकिन अगर ये ताकत शिमाली हिंदुस्तान में झोंकी जाती तो हो सकता है कि ये नतीजा जो जनूबी हिंदुस्तान में निकला है वो शिमाली हिंदुस्तान में न निकलता। क्या था उत्तर भारत में, क्या होता? यकीनन हिंदू मुस्लिम तफरीक हो जाती मुकम्मल। शिमाली हिंदुस्तान में अगर ये बात कही जाती तो हिंदू मुस्लिम तफरीक हो जाती।
जनूबी हिंदुस्तान के अंदर। कल को होती है या नहीं होती ये दूसरी बात है, लेकिन मुल्क के हालात जिधर चल रहे हैं, गुर्बत और इफलास और तबाही, कल को क्या होता है मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, ये सब सबका कहते, विश्वास, ये कहने की तमाम नारे हैं। ये तो जनूबी हिंद के अंदर इलेक्शन के अंदर आपने देखा क्या सबका साथ सबका विकास था। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में है। मोदी के लिए बिहार के बाद सबसे ज्यादा चुनौती महाराष्ट्र में होने वाली है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी करीब 11.24% है। महाराष्ट्र में 4 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां मुसलमान वोटर ही हार जीत का समीकरण तय करता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना एक साथ है। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, साथ में उद्धव गुट का वोट भी बीजेपी के पास नहीं है, बल्कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा नजर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी की भी टिकी है ममता बनर्जी के गढ़ पर। पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। मुस्लिमों की आबादी करीब 27% है। बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। यहीं 28 सीटों पर मुस्लिम सीधे हार जीत का फैसला करते हैं। यहाँ ममता बनर्जी का सियासी वर्चस्व अभी भी बरकरार है। मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी प्लेयर ममता बनर्जी ही है। कांग्रेस और लेफ्ट की नजरें भी मुस्लिम वोटों पर टिकी रहती है, लेकिन मुस्लिमों का भरोसा ममता बनर्जी पर ही है। ममता बनर्जी गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने पर भी जोर दे रही हैं। आज कर्नाटक में कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी नहीं पहुंची, जबकि मोदी के खिलाफ लामबंद होने का इससे बड़ा मंच कहां मिल सकता था। अभी आज नीतीश आए, तेजस्वी आए, हेमंत सोरेन भी आए, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे चेहरों ने दूरी बना ली। देखिए, ऑलरेडी ममता जी ने स्टेटमेंट दी कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है वहाँ हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। अब भाजपा का काम है, वो बौखलाई हुई है। यहाँ पे जो पूरा विपक्ष एकजुट होकर कर्नाटक में पहुँचा है, आप लोगों ने खुद देखा, लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये बौखलाहट में बोला जा रहा है, हमारा पूरा विपक्ष साथ में चल रहा है। जाहिर है 24 का गोल सबका सेट है। मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं, तो मोदी विरोधी उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। क्या कर्नाटक का फॉर्मूला पूरे देश में चलेगा? सवाल यही है कि 2024 में किसका फॉर्मूला हिट होगा, मोदी का या फिर मोदी विरोधियों का? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।